हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया। जिस मॉडल में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एवं साथ ही साथ उस ऑर्बिट का रेडियस भी फिक्स होता है। फ्रेंड्स, लेकिन जब 1927 ईस्वी में साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने मैटर एंड रेडिएशन के दोहरे व्यवहार के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर अपना स्टेटमेंट दिया तो बोर्स मॉडल को टोटली फेल बताया। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इन्होंने ये प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके लिए इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, न कि बड़े से बड़े पार्टिकल्स के लिए, दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। और इस तरह के पार्टिकल्स में मास होता है और ये दिखाई भी देते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे लाइफ में ढेर सारे हैं, जैसे मोबाइल है, गाड़ी है, या हम हैं, या आप हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई बड़े से बड़े प्लानेट हैं, अर्थ है, मून है, सन है। तो जो भी बड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं, या कह सकते हैं ये सभी जो भी हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है। तो इन्होंने इनके लिए अपना लॉ नहीं दिया था, या कह सकते हैं कि इनका जो लॉ है वो केवल छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। फ्रेंड्स, ये थ्योरी, या कह सकते हैं ये प्रिंसिपल आगे आने वाले कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, तो इस मॉडल को श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन को समझाया, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का स्थिति या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो रीजन है वो क्या होगा, इसके बारे में वो डिफाइन किया। तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने भी कुछ उस तरह से प्रयास किया था, और इनका प्रयास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को और आगे बढ़ाने में काम किया। फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के संभावित पोजीशन को हम लोग समझेंगे। मतलब ये कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ रीजन्स या कुछ प्लेसेस होते हैं जहां इसके मिलने की पूरी संभावना होती है। मतलब एग्जैक्ट हम उसका पोजीशन नहीं बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होगा, तो इसको आज तक किसी साइंटिस्ट ने डिफाइन नहीं किया। केवल साइंटिस्ट श्रोडिंगर हो या हाइजेनबर्ग, इन दोनों का अपना ये एक्सपेरिमेंट था कि ये कुछ ऐसा रीजन है, मीन्स कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है या होने की पूरी संभावना होती है, और ये रीजन्स ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो इसे फ्रेंड्स हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को देखते हैं। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स फ्रेंड, एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्ट पोजीशन एवं वेलोसिटी को पता नहीं लगा सकते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड, इस स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है आप लोग सामने, पॉइंट ए। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि इसका पोजीशन क्या है, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका पोजीशन पॉइंट ए है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, चूँकि इसमें मूवमेंट नहीं है। तो जब इसमें मूवमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समय में नहीं, यहाँ पर हम वेलोसिटी 0 हो गया आपका, और पोजीशन इसका जो भी हो, तो पोजीशन होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा। तो एक ही समय पर हम कोई एक ही चीज़ पता कर सकते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। और एग्जांपल के द्वारा मान लीजिए कि आप लोग जैसे ए पॉइंट पर यहाँ पर हैं, और अगर जैसे जैसे आप ए पॉइंट से आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी बी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हर एक टाइम, यानी जैसे जैसे ए पॉइंट से आप बी पॉइंट की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो हर एक टाइम में आपका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज होते जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि चाहे ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो, इन सभी पॉइंट पर अगर हम बोलें, जैसे आपका पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो ए से बी के बीच में जितने भी 5 पॉइंट्स हैं,
सभी पर अगर पर्टिकुलर हम देखें पोजीशन और वेलोसिटी, तो वो आपका जो है वो अलग अलग होगा। अगर वन पॉइंट पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन को अगर आप लोग डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। यानी अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वेलोसिटी कहने का मतलब है कि इसमें मोशन होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, इसमें मूवमेंट होना चाहिए। और जैसे हम मूवमेंट अगर हम आगे अगर हम देते हैं इसमें, तो जैसे मूवमेंट देंगे तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यानी पॉइंट ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, हर एक पॉइंट पे आपका पोजीशन और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक पॉइंट पर आपका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक समय में हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इस बीच में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि पोजीशन इस पॉइंट का क्या होगा, तो आप इस पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं कि x या फिर y है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जो पार्टिकल है या यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर अगर रुका हुआ है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए यहाँ पर उस टाइम में आप वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका पोजीशन तो आराम से बता सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए पार्टिकल में मूवमेंट चाहिए। तो जैसे ही अगर आप मूवमेंट देते हैं इस पार्टिकल में और वो मूव हो करके बी की तरफ बढ़ता है, तो यानी इसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। यानी आप पोजीशन नहीं बता सकते हैं इसका। यानी कि जैसे ही पार्टिकल में मूवमेंट हुआ, यानी वेलोसिटी जैसे ही ये गेन किया, वेलोसिटी को गेन किया, तो इसका पोजीशन आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये मोशन में है, ये लगातार मोशन में है। और जैसे ही लगातार अगर मोशन में रहेगा, यानी इसमें वेलोसिटी है, तो इसके हर एक टाइम में हर एक पॉइंट पर पोजीशन इसका चेंज होते जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी तो है, लेकिन आप जब तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोजीशन की बात करते हैं तब तक वो पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है। यानी इसमें वेलोसिटी है लेकिन आप पोजीशन नहीं बता सकते हैं। मतलब कि इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही समय में पोजीशन हमको पता चल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक सॉल्व नहीं किया, और ये बात 100% ट्रूथ है कि फ्रेंड्स इस चीज़ को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्ट पोजीशन एवं वेलोसिटी को अगर पता लगाना चाह रहे हैं तो इसके पोजीशन और वेलोसिटी में एरर मिलेगा। और ये कितना एरर मिलेगा, इस चीज़ को हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने आगे बताया इन्होंने। और ये हमेशा परसेंटेज में मेजरमेंट होता है, यानी परसेंटेज ऑफ एरर हम लोग इसे कहते हैं। एवं दोनों में, या कह सकते हैं पोजीशन एवं वेलोसिटी दोनों में कितना परसेंटेज ऑफ एरर होगा, इसको साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने सॉल्व किया। और इसी एरर को हम लोग अनसर्टेनिटी के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने अनसर्टेनिटी कहा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन एवं वेलोसिटी को हम लोग एग्जैक्ट नहीं मालूम कर सकते हैं, और जैसे ही एग्जैक्ट मालूम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत होती है तो आप इसे कमेंट करें। उसके बाद फ्रेंड्स, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग मैथमेटिकली अगर इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसे हम लोग डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, डेल एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर एरर है, यानी पोजीशन में एरर है, या डेल पी एक्स का मतलब है कि मोमेंटम में एरर है, यानी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने पोजीशन और मोमेंटम दोनों को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय एरर इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π इस इक्वेशन से डिराइव किया। और फ्रेंड्स, ये ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एरर इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एरर इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4π।
फॉर गिवन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी दिए हुए ऑब्जेक्ट के लिए एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमेशा h/4π से बड़ा होगा। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर यहाँ पर पोजीशन हम x डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो उसी डायरेक्शन में हम लोग को वेलोसिटी लेना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर Vx यहाँ पर डिनोट करते हैं, यानी x यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि आप यहाँ पर पोजीशन और वेलोसिटी दोनों x डायरेक्शन में ले रहे हैं। यानी सबसे पहले पोजीशन जिस डायरेक्शन में हो, चाहे वो x हो, y हो या फिर z हो, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स डेल x इंटू एम डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और इसे फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डेल x इंटू डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/m/4π। तो फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन आप लोग सामने हुआ और एक इक्वेशन हुआ सबसे पहले जो मैंने बताया। तो आप लोग इस दोनों इक्वेशन को आप लोग लिख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से समझ लें। फ्रेंड्स, इस दोनों इक्वेशन पर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग केवल ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं डेल x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल वी एक्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर h जो है आप लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरह से समझे हैं, और इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हैं, इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, del x is small, then velocity of the electron will be uncertain, del v is large. That means friend, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर हम लोग को पता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरर इन पोजीशन जो हो जाएगा वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जैक्ट अगर हम उसे कह रहे हैं तो एरर आपका बहुत ही कम हो जाएगा, और तब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो बहुत ही एरर उसमें आएगा, यानी अनसर्टेंट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि आपका डेल वी जो हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी एरर इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो दोनों में से कोई एक ही एग्जैक्ट होगा, दोनों एक ही साथ हो नहीं सकते हैं। तो अगर हम एरर इन पोजीशन को हम अगर बहुत ही छोटा बताते हैं, यानी पोजीशन में एरर अगर बहुत ही हम छोटा बताते हैं, यानी वो एग्जैक्ट पोजीशन है, तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा कि आपका वेलोसिटी जो हो जाएगा उसमें एरर आ जाएगा, और वो एरर बहुत ही बड़ा होगा। उसी तरह से फ्रेंड, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को अगर हम मिनिमम एरर अगर हम कह रहे हैं, यानी डेल वी एक्स इज स्मॉल कह रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एरर इन पोजीशन जो हो जाएगा वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि डेल एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, यानी डेल एक्स आपका अनसर्टेंट कहलाएगा यहाँ पर, यानी या तो ऊपर वाला ये या नहीं तो फिर ये। तो दोनों को हम लोग इस तरह से बारी बारी से समझ सकते हैं। तो दोनों एक ही समय में एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने अपने स्टेटमेंट के सिग्निफिकेंस के बारे में भी समझाया, और उनका ये सिग्निफिकेंस छोटे पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल हो पाया, और हम लोग अपने लाइफ में डे टू डे जो भी बड़े से बड़े पार्टिकल हैं उस पर इनका सिग्निफिकेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो इनका जो सिग्निफिकेंस है उसे हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफिनिट पाथ या ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। मीन्स फ्रेंड, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो समान पार्टिकल्स हैं उनके पाथ या उनके ट्रेजेक्टरीज, या कह सकते हैं पाथ का मतलब कि वो किस तरह से मूव करेंगे, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो उनको जाने का जो कह सकते हैं पाथ जो होगा वो एक निश्चित पाथ होगा। तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव जो करता है तो वो उसका क्या पाथ होगा, इसको इन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है द पाथ ट्रेजेक्टरीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट्स। दैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग बहुत तरह के यहाँ पर मोमेंट्स होंगे जिस पर आपके ऑब्जेक्ट का पाथ और ट्रेजेक्टरी दोनों जो है उसका हम कह सकते हैं
लोकेशन या फिर वेलोसिटी दोनों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक ये भी सिग्निफिकेंस है कि हम किसी भी मोमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन या कह सकते हैं पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ऊपर में आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिक्स इट्स ट्रेजेक्टरी। दैट मीन्स फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट के ट्रेजेक्टरी या पाथ को फिक्स करता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग ये केवल इलेक्ट्रॉन्स के केस में ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक या सब एटॉमिक पार्टिकल हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी यहाँ पर आपका जो है वेलोसिटी और पोजीशन दोनों जो है इसके पाथ या ट्रेजेक्टरी को फिक्स नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके पाथ को वो एक साथ फिक्स करना असंभव है। इसके बाद फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स फ्रेंड, इस प्रिंसिपल का जो इफेक्ट है वो आपका केवल छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट यानी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए है, और ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये नेग्लिजिबल माना गया है। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जैसे मोबाइल है या फिर हम लोग हैं या कोई कार ही है, तो अगर कार का अगर हमें पोजीशन चाहिए तो पोजीशन हम उसे बता सकते हैं कि किसी कार का पोजीशन क्या हो सकता है। यानी जब उस कार का वेलोसिटी 0 हो तो उस समय कार का पोजीशन बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सिग्निफिकेंट को हम लोग इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इसका जो पाथ है वो आपका इसका ओरिजिनल पाथ जो है इस तरह से ये सेमी सर्किल है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी को गेन करता है, यानी इस पर कोई फोटॉन्स जिसके पास पहले से अपना एनर्जी है वो इंसिडेंट होता है, तो ऑटोमेटिक है इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन में जैसे एनर्जी आएगा और एनर्जी को गेन करेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से इसका जो नया पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी उसे आना चाहिए सेमी सर्कुलर के डायरेक्शन में, लेकिन ये उस डायरेक्शन में नहीं आकर के इसका अपना न्यू पाथ आप लोग यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, तो इसको ये फाइंड आउट कर लेता है और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोपी आप लोग फिगर में देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का पाथ आपका ओरिजिनल से न्यू पाथ में ये कन्वर्ट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है या कह सकते हैं ट्रेजेक्टरी जो है वो जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होता है इस इलेक्ट्रॉन पर तो उसका एनर्जी को वो गेन करते हुए अपना न्यू पाथ को वो फाइंड आउट कर लेता है, यानी उस पाथ पर ये मूव करने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बड़े से बड़े पार्टिकल के लिए ये अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, इसलिए कि कोई अगर बड़ा पार्टिकल है तो उसको अगर हम लोग फोटॉन्स के रूप में अगर उसे एनर्जी मिलता है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उस बड़े से बड़े पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं लाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो ये प्रिंसिपल है वो केवल छोटे से छोटे पार्टिकल या कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। अब फ्रेंड्स, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग को भी इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आप लोग से पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे समझते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है, ए गोल्फ बॉल हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम्स एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, देन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। यहाँ पर एच का वैल्यू दिया हुआ है और इसे हम लोग यहाँ पर जूल सेकेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इस क्वेश्चन में आपका मास दिया हुआ है ग्राम में, इसे हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आपका एरर दिया हुआ है और ये एरर वेलोसिटी को प्रेजेंट करता है, यानी एरर इन वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं 2% दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का
एरर इन पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका हम लोग सोल्यूशन इस प्रकार से कर लेंगे कि यहाँ पर मास जो है आप लोग का गिवन है, मास 40 ग्राम है, तो इसे आप लोग किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, यानी 40 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। और वेलोसिटी गिवन है 45 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर डेल भी यानी एरर इन वेलोसिटी आप लोग फाइंड आउट कर लेना है, यानी 2% अगर यहाँ पर एरर है तो 45 × 2/100 हो जाएगा, यानी हम 0.9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं फार्मूला में कि डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm होता है। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल एक्स फाइंड आउट करना है, तो डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इंटू डेल वी हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स हर एक के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, तो आप लोग का डेल एक्स इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा, जो कि h का वैल्यू होता है डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू यहाँ पर मास का वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ इंटू आपका वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर 0.9। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर वैल्यू एक एक करके रख देंगे, और उसके बाद जब इसे आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर निकालेंगे तो अप्रॉक्स डेल एक्स इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आप लोग से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हो सकता है इसी में आप लोग को एरर इन पोजीशन दिया हुआ है और एरर इन वेलोसिटी आप लोग को फाइंड आउट करना हो, तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो इसे आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर फिर भी आप लोग को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।